आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टैक्सोनॉमी है बेसिकली वहाँ पे हम कितने ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली, और एक्चुअली में टैक्सोनॉमी होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम वर्ड देखें टैक्सोनॉमी का तो टैक्सा मीन्स होता है to study about systematic arrangement। किसी भी चीज़ का आप सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं वो होता है आपका टैक्सा बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे टैक्सोनॉमी का तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको आपको यहाँ पे बेसिकली सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है। बेसिकली अगर हम इसका डेफिनेशन देखें इन द डेफिनेशन पोर्शन तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ organism according to their identification, nomenclature and classification। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, टैक्सोनॉमी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम देखें पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों हमें, वाई, जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है वाई टैक्सोनॉमी इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि साइंस में हमें टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो बेसिकली अगर हम देखें टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट तो उसका जवाब छुपा है कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी में। एज यू नो दैट कि अर्थ पे जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी है इट इज़ अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा। ठीक है, तो 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं एंड अकॉर्डिंग टू द IUCN, एज यू नो द फुल फॉर्म IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अकॉर्डिंग टू द IUCN बेसिकली जो डेटा है, ये जो हम डेटा देख रहे हैं 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज, इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक डेटा जो टैक्सोनॉमिस्ट ने बेसिकली प्रपोज किया है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द IUCN, वर्ल्ड का एक संस्था ऐसा है जो इसको देखता है, मॉनिटर करता है, उन्होंने ये बताया है कि आउट ऑफ दिस डेटा only 1.5 million of species are identified and उन्हीं का नॉमेनक्लेचर भी हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों डेटा ये याद रखने, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिल नाउ जो टैक्सोनॉमिस्ट है उन्होंने कितना डेटा अभी तक प्रपोज किया है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द NCERT। बट अकॉर्डिंग टू द IUCN जो वर्ल्ड का एक संस्था है, उन्होंने कितना बताया है, इट इज़ 1.5 मिलियंस ऑफ स्पीशीज जिनको उन्होंने आइडेंटिफाइड किया है, पहचाना है और उसको एक नाम दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पूछा जाता है, तो आपको डेटा बहुत ध्यान से याद रखना है। दूसरी बात कि एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोट है आप लोगों के लिए कि बेसिकली हर साल 15,000 स्पीशीज डिस्कवर्ड किए जाते हैं ईच ईयर। हर साल लगभग 15,000 न्यू स्पीशीज डिस्कवर किया था। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 मिलियंस ऑफ स्पीशीज को आइडेंटिफाइड कर लिया है, उसको नाम भी दे दिया है, तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? हर साल हम बात कर रहे हैं कि इतना नई स्पीशीज हम आइडेंटिफाइड करते हैं, उसको डिस्कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अर्थ के अभी ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। जैसे आप लोग फैमिलियर होंगे लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में, है ना। तो जो अमेजोन फॉरेस्ट है बेसिकली वो इतना डेंस है कि इवन सनलाइट भी दिन के समय पे वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। दिन के समय पे भी इन जंगलों में बहुत अंधेरा रहता है, ठीक है। और इतने डेंस है कि कोई भी एक्सप्लोरर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं इस अमेजोन फॉरेस्ट को, या जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेसिकली, जहाँ पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली इक्वेटर में मिलते हैं, तो जहाँ हम इसको एक्सप्लोर करते हैं हमें नई नई स्पीशीज़ वहाँ पे मिल रही हैं। इसी तरीके से एक और जगह है, दैट इज़ द कोरल रीफ्स। सुना होगा आप लोगों ने कोरल रीफ्स के बारे में। बेसिकली दिस कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द मैराइन ओशियंस, ठीक है। जहाँ पे भी जो टेम्परेचर होता है बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 24.5 डिग्री सेल्सियस रहता है मैराइन वाटर में। वहाँ पर क्या होता है, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है। तो कोरल रीफ्स भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। तो जब हम कोरल रीफ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं जिसको हम हर साल डिस्कवर कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। वन मोर इज देयर द ओशियन डेप्थ। ओशियंस को अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, ठीक है। आप लोग सुना होगा जो ओशन है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया अर्थ का वहाँ पे इसने कवर किया हुआ है। तो ओशन की डेप्थ में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स है जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे लाइफ कैसा है नहीं है, क्योंकि 300 मीटर डेप्थ के बाद लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है वाटर को। लेकिन 300 मीटर अगर आप ओशन की डेप्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट अबाउट दे आर 11 किलोमीटर इन द मैराना ट्रेंच, सबसे डीपेस्ट है। मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एक्सिमोफाइल्स हैं हमारे जो बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं, लाइक वॉल्केनो इरप्शंस, ठीक है, एंटार्क्टिक रीजन में। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अभी भी हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे हम इनको एक्सप्लोर करते चले जाते हैं वैसे वैसे नई स्पीशीज़ हमें मिलती चली जाती हैं। तो ऑन एन एवरेज 15,000 नई स्पीशीज़ हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं हर साल, ठीक है। उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और उसको प्रॉपर देखा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर टैक्सोनॉमी में, तो जो हम ये ह्यूज डेटा देख रहे हैं टैक्सोनॉमी का, जो हम यहाँ बात करें टैक्सोनॉमी में कि आप इसको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं और इसको क्लासीफाई करें। 3 प्रिंसिपल वर्क हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो ये ह्यूज डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है इसको हमें देखना है, स्टडी करना है, एंड जो डिस्कवर्ड हो रहे हैं उसको भी हमें चेक करना होता है, देखना होता है। तो मतलब यह कि हमें टैक्सोनॉमी की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस टू फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नॉमेनक्लेचर, and the third one classification, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स को करना है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है उनका, एंड क्लासिफिकेशन करना है। 1 बाय 1 हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई the proper position in classification and nomenclature, उसको नाम असाइन करना है। तो बेसिकली क्या करना है, हमें ये 3 काम करने होते हैं आइडेंटिफिकेशन में। टू आइडेंटिफाई देयर ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है किसका, कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म मिला है हमें, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बेसिकली हमें उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन उसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन, जो प्री एस्टेब्लिश क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी नोन है इस समय पे जो आ चुके हैं, उसके अंदर उसका पोजीशन कहाँ है उसको भी हमें ढूंढना। ठीक है, एंड ढूंढने के बाद उसको एक पर्टिकुलर नाम देना। ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम देना ताकि आप उसको पहचान सकें। दैट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, पहचानना। किसको पहचानना, जो भी नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आप उसकी सारी प्रॉपर्टी को ढूंढेंगे, आप उसकी प्रॉपर पोजीशन ढूंढेंगे क्लासिफिकेशन में कहाँ पर है, और उसका एक प्रॉपर नाम देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एंड जब ये दोनों वर्क कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब होता है असाइन नेम, किसी का भी एक प्रॉपर नाम देना, वो है हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर का तो सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं बेसिकली हम, तो नॉमेनक्लेचर ऐसा नहीं है कि नॉमेनक्लेचर कोई भी कर दे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का सिंपल नाम देना होता है। अब नाम हो सकता है दो तरीके से बेसिकली हम दे सकते हैं। एक ऐसा नाम होता है जो क्या होता है लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जो किसी को हम नाम देते हैं, तो बेसिकली हम दो तरीके के नाम यहाँ पे दे सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन पोजीशन। द वन इज कॉल्ड द कॉमन नेम, इसी को हम लोग वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें क्या देखना होता है हमें, क्या कैसे कॉमन नेम क्या होते हैं। एंड सेकंड जो होता है बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर है जो हम असाइन करते हैं, दिस इज अ साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हो गया हमारा दो, वन इज द कॉमन नेम एंड द वर्नाकुलर नेम, एंड द सेकंड इज द साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम बेसिकली वो नाम है, या वर्नाकुलर नेम वो नाम है जो लोकल लैंग्वेजेस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस से कहीं पे भी मिलने वाला जो भी है, लाइक अगर हम बात करें एग्जाम्पल रोज के बारे में, तो रोज इज अ इंग्लिश नेम। ठीक है, अगर हम रोज को देखें हिंदी में, जो हिंदी अगर एक कॉमन लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं गुलाब। ठीक है, रोज को हम कहते हैं गुलाब। तमिल में इसका नाम होता है रोजप्पू। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ नाम हो सकते हैं यहाँ पे। एक बांग्ला लैंग्वेज है जो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, बांग्ला लैंग्वेज, इसमें गोलब कहा जाता है गुलाब को। ठीक है, तो कॉमन नेम अगर हम देखें तो बांग्ला में हम लोग उसको किसी और नाम से जानते हैं, तमिल में हम किसी और नाम से जानते हैं, एंड हिंदी में हम किसी और नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉमन नेम होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द लोकल लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन आता है कि जब हम नाम तो दे ही रहे हैं, कॉमन नेम हो चाहे साइंटिफिक नेम हो या वर्नाकुलर नेम हो, तो जब कॉमन नेम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द साइंटिफिक नेम, हमें साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, हम क्यों कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे ट्रूली देखें तो कॉम्प्लिकेशन तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। दैट कॉम्प्लिकेशंस आर कि अगर सपोज करो आप किसी प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो रिसर्च अगर करें तो आप उसको देखेंगे उसका हैबिटेट क्या है, उसके अकरेंस क्या है, कहाँ मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, उसके लिए आपको हर जगह ढूंढना पड़ेगा, उसे जगह जगह घूमना पड़ेगा फॉर द रिसर्च वर्क, फील्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। अब जब आप सपोज करो रोज पे वर्क कर रहे थे और आप जाते हैं कहाँ पे, इंडिया में जहाँ हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको पता है गुलाब बोला जाता है। बट अगर आप जाके तमिल में बोलें कि आई वॉन्ट टू सी द गुलाब प्लांट या रोज प्लांट, तो तमिल वहाँ पे समझेंगे ही नहीं कि आखिर में आप मांग क्या रहे हैं, वहाँ के लोकल को पता ही नहीं होगा कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, बांग्ला में जाएंगे उन्हें भी नहीं पता होगा, ऐसी वर्ल्ड में और जगह जाएंगे, ये तो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में ही 3-4 नाम है इसके। ठीक है, ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल लें वाटर लिली का, वाटर लिली,
वाटर लिली के 81 नेम्स हैं डच में, ठीक है, डच इज अ लैंग्वेज। तो सिर्फ वाटर लिली के ही 81 नाम है एक ही प्लांट के, तो क्वाइट अ मिस कन्फ्यूजन, आपको पता ही नहीं, आपको 81 नेम्स याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से एक और कन्फ्यूजन आता है यहाँ पे जो कॉमन नेम्स में है, जो ट्रेडिशन में यूज हो रहे हैं बेसिकली, एंड दीज आर, अगर हम देखें तो आपने सुना होगा एक इंसेक्ट के बारे में जिसका नाम होता है सिल्वर फिश। एक्चुअली में सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है, ठीक है, इट इज अ इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है, बट अगर हम नाम से देखें तो सिल्वर फिश है, फिश कैटेगरी में आना चाहिए था कहीं ना कहीं, तो गलत हो गया। इसी तरीके से कैटल फिश एक, इट इज ऑल्सो नॉट द फिश, इट इज द मोलस्क, ठीक है, ये मोलस्क है। ऐसे आपने एक और नाम सुना होगा स्टार फिश के बारे में, तो स्टार फिश बेसिकली, स्टार फिश एज यू नो दैट की कोई फिश नहीं है, इट इज अ मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो हम अगर देखें जो कॉमन नाम हम लोग यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस और द नॉर्मल, जो उसका शेप एंड द साइज जो भी है उसके भी यहाँ पे जो हम कॉमन नेम उसको चूज करते हैं, वर्नाकुलर नेम जो चूज करते हैं, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि एक ही स्पीशीज का, जैसे हम यहाँ रोज प्लांट की बात करें तो रोज प्लांट के ही लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। वाटर लिली एक ही स्पीशीज है लेकिन डच लैंग्वेज में है उसके 81 नेम दिए हुए हैं, तो क्वाइट अ मिस कन्फ्यूजन। सिल्वर फिश, कैटल फिश और जो स्टार फिश देखे तो वो सारे फिश कैटेगरी में है नाम से, लेकिन कोई भी फिश नहीं है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम है वो स्टडी में जब आप रिसर्च करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू नेमिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड द साइंटिफिक नेम, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम है बेसिकली दिस साइंटिफिक नेम्स आर प्रपोज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। इन साइंटिफिक नेम को प्रपोज करने के लिए बहुत सारी संस्था बनी हुई है जो कुछ रूल बनाती हैं किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऐसे नेम है जो वर्ल्ड वाइड उसको एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमारा नाम होता है होमो सैपियंस, तो आप वर्ल्ड में अर्थ पे कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, अगर आप किसी को बोलेंगे आई वांट टू रिसर्च और आई वांट टू मीट द होमो सैपियंस, तो उन्हें पता चल जाएगा यस कि आप किसके बारे में बात करें। इफ़ यू वांट टू आस्क द मैंगीफेरा इंडिका, उनको पता चल जाएगा यस यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंगोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक ने एक रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम क्या है? यूनिक नेम है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यूनिक नेम एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल होते हैं हर जगह पे, और सारे साइंटिस्ट और रिसर्च वर्क स्कॉलर सब इन्हीं नाम का यूज करते हैं, दे डू नॉट यूज द कॉमन नेम, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसमें कि जो साइंटिफिक नेम है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसको प्रपोज करता है, कौन बताता है इसका नाम क्या होना चाहिए एंड कैसे होता है, उसके कुछ रूल्स देखेंगे नेक्स्ट वन। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कोई भी साइंटिफिक नेम प्रपोज करते हैं, ऐसा होता तो मैं भी एक साइंटिफिक नेम दे देता, कोई और रिसर्च करता वो भी उसको साइंटिफिक नेम दे देता, कोई और रिसर्च करता वो भी एक नाम दे देता, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम देने का जो एक प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए हमारे पास। तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसी संस्था है जो बेसिकली इसको देखती हैं, उसी में से है आपके लाइक फर्स्ट वन ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब यह हुआ कि प्लांट के जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं, अगर आप प्लांट का साइंटिफिक नेम प्रपोज करना चाहते हैं तो उसको आपको किसको भेजना पड़ेगा? ICBN को भेजना पड़ेगा। ICBN आपके रिसर्च पे स्टडी करेगा और आपको बताएगा कि यस क्या वो ठीक है ना, अगर वो ठीक होगा तो वो उसको अप्रूवल दे देगा। तो प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए बेसिकली ICBN रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड अगर हम बात करें ICZN,
ICZN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नाम से इंडिकेट कर रहा है सिंपली कि जूलॉजी है, मींस एनिमल्स के बारे में जो भी नॉमेनक्लेचर है बेसिकली वो ICZN प्रपोज करता है, उसे अप्रूवल देता है। थर्ड अगर हम बात करें ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। वायरस से रिलेटेड जितने भी नाम हैं वो कौन प्रपोज करेगा? ICVN उसको प्रपोज करेगा। ठीक है, अभी जैसे रिसेंट की बात करें, रिसेंट में हमारे पास एक वायरस चल रहा है, दैट इज द कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 जो वायरस का नाम जो प्रपोज हुआ है दैट इज प्रपोज बाय द ICVN। द फुल फॉर्म इज कोविड इज कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, तो जो ये नाम आया कोविड-19 जो कोरोना वायरस का आया है वो किसने प्रपोज किया? ICVN ने उसको प्रपोज किया है, द कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, फोर्थ अगर हम बात करें दैट इज द ICBAC-N, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोफेज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो भी बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, द बैक्टीरियोफेज आर द बैक्टीरिया एंगल्फिंग वायरस। ये वो वायरस हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो रिवर गंगा का जो वाटर है, द रिवर गंगा वाटर कई सालों तक अगर आप उसे अपने घर में स्टोर करके रखते हैं तो भी खराब नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी वाटर रख लें, फिल्टर किया हुआ वाटर भी रख लेते हैं अगर, तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है रिवर गंगा की वाटर में कि वो स्पॉइल नहीं होता सालों साल रखा हुआ? बिकॉज रिवर गंगा वाटर कंसिस्ट दिस बैक्टीरियोफेज। बिकॉज हम सबको पता है कि किसी भी स्पॉइलेज के लिए, चाहे फूड स्पॉइलेज हो या किसी भी टाइप का स्पॉइलेज हो, मैक्सिमम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर आप इन बैक्टीरिया को ही मार देते हैं तो क्या होगा? आप स्पॉइलेज से बचा सकते हैं अपनी चीज़ को। तो रिवर गंगा में ऑलरेडी नेचुरली बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से रिवर गंगा का जो वाटर है वो स्पॉइल नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो उनका जो भी नॉमेनक्लेचर होता है वो ICBAC-N करता है। ठीक है, अब चाहे हम ICVN की बात करें, ICZN की बात करें, ICVN की बात करें या BAC की बात करें, सारे के सारे जो भी नॉमेनक्लेचर यहाँ प्रपोज करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑन द फॉर द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम रूल्स देखते हैं नेक्स्ट। बट बिफोर गोइंग द रूल्स एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि जब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ होगा, द नॉमेनक्लेचर जब भी स्टार्ट हुआ होगा तो एकदम से ही परफेक्ट तो बनता नहीं है। ठीक है ना, तो नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ हम लोगों ने सिस्टम्स यूज करे थे। लाइक द फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल। नाम से इंडिकेट कर रहा है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स व्हाट? मैनी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? नॉमेनक्लेचर तो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक बेसिस ही कर रहे थे हम लोग। बट इन द पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर एक स्पीशीज को नाम देने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 to 10 वर्ड्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, पॉलिनोमियल में 5 से लेके 10 वर्ड्स को हम एक साथ असेंबल कर रहे थे एंड देन उसके बाद एक नाम बना रहे थे। अब आप सोचिए कि 5 से 10 वर्ड्स का एक नाम, ठीक है, और हमारे पास है टोटल स्पीशीज 1.7 to 1.8 मिलियंस। तो इतनी स्पीशीज का अगर आप इतना बड़ा बड़ा अगर नाम रखते हैं तो क्या उनको मेमोराइज करना इजी होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो नॉमेनक्लेचर था, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो बेकार हो रहा था। बेकार इन द सेंस कि वो
याद रखना, उसको मेमोराइज रखना बहुत टीडियस वर्क हो गया था। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक और नॉमेनक्लेचर है, दैट इज द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ट्राई में नाम से इंडिकेट कर रहा है कि वी आर यूजिंग द 3। ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। तो जहां पे हम क्या करें, 3 वर्ड्स को एक साथ यूज कर रहे थे फॉर द नॉमेनक्लेचर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक होमो सैपियंस, सैपियंस जो हमारा नाम था बेसिकली दे आर होमो सैपियंस, सैपियंस। तो ये है हमारे पास 3 वर्ड जिसको असेंबल करके हमने अपना नाम बनाया था। अब प्रॉब्लम वही थी कि आपको एक नाम याद रखने के लिए आपको 3 वर्ड्स को मेमोराइज करना था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी अभी भी क्या था, हैक्टिक था, याद रखने में प्रॉब्लमैटिक था। तो इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए एक थर्ड सिस्टम हमारे पास है नॉमेनक्लेचर का, विच इज कॉल्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको प्रपोज किया था गैस्पर्ड ने, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, गैस्पर्ड। एंड इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय लेनियस। तो ये ध्यान, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ से जो जनरली आता है पूछा जाता है कि हु प्रपोज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल नॉमेनक्लेचर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो प्रपोज तो किया था गैस्पर्ड ने, बट इसको फुल्ली डेवलप जो किया था, जो सबसे अच्छा वर्क किया था इसके अंदर, जो डेवलप किया था जिसको बाइनोमियल को, वो थे आपके लेनियस, ठीक, कार्ल लेनियस। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान देना है कि उसने प्रपोज पूछा है आपसे या डेवलप पूछा हुआ है, ठीक है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बेसिकली यहाँ पे क्या था कि बाय का मीन्स होता है 2, ठीक है। तो हम 2 वर्ड्स को मिला के यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, द नेम यूज फॉर द मैंगो, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। अब डाउट ये आता है कि जब हमने पॉलिनोमियल को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना, हमने ट्राइनोमियल को भी डिसएग्री कर दिया कि नहीं वो गलत है, बाइनोमियल में हम 2 वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो हम 2 भी क्यों कर रहे हैं, हम एक ही कर लेते, हम मैंगो को मैंगो ही बोल देते, बट वी आर नॉट सेइंग द मैंगो इज अ मैंगो। वाई, हम एक भी तो कर सकते थे, बट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसका रीजन ये है बिकॉज अगर हम बात करें मैंगो का, अगर आप मैंगो को सिर्फ मैंगो कहते अगर, ठीक है, तो मैंगो के इंडिया में ही अगर हम देखें तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज आर देयर, जो सारे के सारे मैंगोज ही हैं, बट अलग अलग वैरायटीज क्या है। वीट की बात करें, राइस की बात करें तो बहुत सारी वैरायटीज, शुगर केन की बात करें बहुत सारी वैरायटीज हैं, मतलब मैंगो के अंदर भी उसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन है तो सब मैंगो। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वहां पे कि ये कौन से मैंगो की बात कर रहे हैं, कौन से वीट की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, 2 नाम को एक साथ यूज करना पड़ा। जो एक नाम तो क्या रहता है, बेसिकली आपका जेनरा बताता है कि कहाँ से आपने बिलोंग कर रहे हैं, मैंगो का कोई है, एंड जो सेकंड नाम होता है उसका प्रॉपर्टी बताता है कि किसके बारे में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। तो ध्यान रखना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अलावा और कोई नॉमेनक्लेचर एक्सेप्टेबल नहीं था। हम किसी भी स्पीशीज को एक वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन द वन वर्ड देयर इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज उसकी सब वेराइटीज बहुत सारे पॉसिबल्स हैं, तो एक नाम वहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ओके, तो अगर हम बात करें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, तो आपको इसके रूल्स नहीं पढ़ने हैं, इसके भी नहीं पढ़ने, यू हैव टू गो फॉर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपको इसके बारे में जानना है, समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज binomial nomenclature. Binomial nomenclature.
तो बेसिकली अगर हम बात करें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, तो डेवलप किया था इन्होंने, किसने? लिनियस ने। ठीक है, तो ध्यान देना कि कुछ रूल्स हैं। किसी भी स्पीशीज़ का अगर आपको नाम देना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको नाम देना है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जो रूल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली कौन से रूल्स हैं? द फर्स्ट रूल इज़ कि जो भी आपका ऑर्गेनिज्म का नाम होगा वो इट मस्ट कंटेन टू वर्ड्स, दो नामों से मिलके बनाना है। मैं इसका रीज़न आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें दो नाम की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है ना, एक साथ दो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो दो वर्ड्स को मिला के हमें एक नाम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इन द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लाइक मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, एक नाम हमने लिखा है यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका के बारे में। तो जो दो वर्ड्स यहाँ पे हमने लिए हैं मैंगीफेरा इंडिका, एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंट हियर। तो जो यहाँ मैंगीफेरा है, द मैंगीफेरा इंडिकेट हियर द जेनेरा नेम, ठीक है, कि इसका जेनेरा क्या है। एंड इंडिका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट अगर हम देखें तो ऐसा कुछ ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है, ये वर्ड कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है। एपिथेट सिंपल मीन्स होता है, अगर हम देखें एडजेक्टिव, आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी की भी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसकी पहचान क्या है बेसिकली, तो वो होता है आपका एडजेक्टिव। और उसी का जो यहाँ पे दूसरा नाम है एपिथेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक एपिथेट बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? उस नाम के प्रॉपर्टी के बारे में रिप्रेजेंट करता है, उसकी मेन खास बात क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दो नाम यहाँ पे मस्ट हैं, ठीक है, एक आपको मैंगीफेरा देना है जो जेनरिक नेम को है, जेनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका सेकंड वर्ड है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है बेसिकली, द सेकंड लॉ सेज दैट कि जो भी आप यहाँ पे यूज करें नेमिंग के लिए, ठीक है ना, द नेमिंग यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट वर्ड ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें मैंगीफेरा इंडिका में, तो जो फर्स्ट वर्ड मेरे पास मैंगीफेरा है, तो मैंगीफेरा का जो पहला अल्फ़ाबेट है, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट दैट इज एम, उसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो पहला लेटर होगा, जो जेनरा नेम है, वो हमेशा कैपिटल लेटर या अल्फ़ाबेट से उसको स्टार्ट करना है। एंड जो सेकेंड वर्ड या सेकेंड वर्ड जो है उसको आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करना होता है, स्टार्ट करना होता है। जैसे इंडिका में हम देखें तो इंडिका में बेसिकली क्या है, जो इंडिका का आई है, दैट आई इज द स्मॉल इन लेटर, स्मॉल इन अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है बेसिकली यहाँ पे। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो जो भी साइंटिफिक नेम होता है अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, उसको आपको इटैलिक में लिखना होता है। इटैलिक का सिंपल सा मतलब होता है आपका जो फॉन्ट होगा वो फॉन्ट कैसा होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉन्ट तो होता है, बट जब भी आप उसको राइट डाउन करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली वो ऐसे स्लांट रहेगा, स्लांट वे में लिखना होता है उसको, ठीक है ना। अब इटैलिक फॉन्ट कंप्यूटर्स में तो अवेलेबल है कि जब आप टाइप वगैरह करें तो वहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन आता है, आप इटैलिक को प्रेस करिए और आपका जो वर्ड होगा वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन द नॉर्मल हैंड राइटिंग क्या पॉसिबल है इटैलिक लिखना? इन द नॉर्मल हैंड राइटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, हम पॉसिबल नहीं है, हम उसको नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करें, जब हम रनिंग हैंड में लिख रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको लिख पाएँ इटैलिक फॉन्ट में। तो फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, जब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इट इज़ माई रनिंग हैंड मैंगीफेरा इंडिका, तो हम इटैलिक तो लिख नहीं सकते थे, तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। जब भी आप नोट्स लिख रहे हैं या कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा दैट मस्ट बी अंडरलाइन व्हेनेवर इन द हैंड रिटन, जब भी आप उसको हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो,
ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब अंडरलाइन का भी ध्यान रखना है कि अंडरलाइन भी आपका ऐसा नहीं है कि आप क्या करें, मैंगिफेरा इंडिका को कंप्लीट एक ही मार्क्स से अंडरलाइन कर दें, गलत हो जाएगा। द रूल सेज दैट, द फोर्थ रूल कि हैंड रिटन, जब भी हैंड रिटन होगा तो आपको अंडरलाइन तो करना है, अंडरलाइन बट सेपरेटली, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करना है। मींस मैंगिफेरा को जैसे आपने देखा होगा, मैंगिफेरा को मैंने अलग लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है और इंडिका को मैंने अलग से अंडरलाइन किया हुआ है, दोनों को एक साथ नहीं किया हुआ है। तो दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली अंडरलाइन करना है बट सेपरेट सेपरेट करना है। गॉट इट, पॉइंट टू बी नोटेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ रूल इज दैट कि जो भी है यहाँ पे मीन्स ये तो हो गया कि जब भी आप लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली साइंटिफिक नेम को, सपोज करो किसी ने उसके नाम को प्रपोज किया, लाइक मैंगिफेरा इंडिका की बात करें तो मैंगिफेरा इंडिका का जो नाम था वो कार्ल लिनियस ने प्रपोज किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि इसका नाम मैंगिफेरा इंडिका है, ठीक है। तो मैंगिफेरा इंडिका में जो साइंटिफिक नेम होता है, बेस जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे दो वर्ड्स हों, किसी किसी नाम में आप देखेंगे कि दो वर्ड्स के साथ साथ एक और वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैंगिफेरा इंडिका में बेसिकली क्या होता है, जिस साइंटिस्ट ने इसको नॉमेनक्लेचर किया था, जिसने इसको ढूंढा था, बेसिकली नाम दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक लिनियस। अब नाम देना भी दो तीन तरीके हैं इसके। द फर्स्ट मेथड इज कि लिनियस का आप जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, लिनियस का जो शॉर्ट है, एब्रिवेट है बेसिकली लिनियस LIN, उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मैंगिफेरा इंडिका LIN, या आप लिनियस का पूरा नाम लिख दीजिए यहाँ पे इसके बाद, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि जो भी साइंटिस्ट का नाम आप ऐड अगर करते हैं साइंटिफिक नेम में तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है। यू शुड कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसका सिर्फ जनरल नेम और स्पेसिफिक एपिथेट ही अंडरलाइन होगा, साइंटिफिक नेम को आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। गॉट इट, ओके। दूसरा, सपोज करो किसी ने नाम दिया, ठीक है, एंड नाम देने के बाद वो आने वाले फ्यूचर में जब किसी ने रिसर्च किया तो देखा कि वो नाम तो यार गलत दिया था किसी ने, आपको पता चला कि वो तो गलत नाम है, तो फिर क्या होगा, तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है। तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो भी करेक्ट नाम है, आपने करेक्ट नाम लिखा वहाँ पे, एंड जिसने उसका गलत नाम दिया था उसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। द पर्सन हु गिव द रॉन्ग नेम, आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, आइदर इन द एब्रिवेट फॉर्म और इन द फुल फॉर्म, ठीक है। और जिसने उसको करेक्ट किया था उसका नाम इसके आगे आप लिख, लाइक मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया, कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप इसका एब्रिवेट फॉर्म लिखेंगे, जिसने इसको रॉन्ग दिया था उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, और जो करेक्ट नेम है उसके बाद का उसको आपको उसके आगे लिखना होता है, एंड दैट शोज दैट द करेक्ट नेम ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रूल्स हो गए। एक रूल और होता है, इसको बोलते हैं हम टॉटोनिम। टॉटोनिम्स आपने पढ़े होंगे ग्रामर में, ठीक है ना। तो टॉटोनिम्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली जो टॉटोनिम्स हैं, लाइक आपने सुना होगा रैटस का नेम, इट इज अ रैटस, ठीक है। नाजा, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रैट, जहाँ पे जनरल नेम जो है और स्पेसिफिक एपिथेट जो है, बोथ आर द सेम थिंग, जनरल नेम भी एक ही है, स्पेसिफिक एपिथेट भी एक ही है, तो ऐसे नाम को कहा जाता है टॉटोनिम्स, ठीक है, दे आर द टॉटोनिम्स। अब बेसिकली यहाँ पे एक रूल है कि जो टॉटोनिम्स हैं दे आर अलाउड, जो टॉटोनिम्स है बेसिकली इसको अलाउ किया गया है कहाँ पे, ICZN में। जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वहाँ पे तो टॉटोनिम्स एक्सेप्टेबल है, बट टॉटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन ICBN, ये ध्यान रखना है।
कि बॉटनी के कोई से भी नाम आपके टॉटोनिम्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट अगर हम बात करें टॉटोनिम्स, वो आपका जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, द सिक्स्थ रूल, तो सिक्स्थ रूल ये कहता है कि जो भी आपका साइंटिफिक नेम होगा, जो भी आप यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके नॉमेनक्लेचर के लिए, द वर्ड लेंथ शुड बी रेंज या शुड बी इन बिटवीन 3 to 12 अल्फाबेट। ठीक है, कि जो भी आप नाम यहाँ पे देंगे वो कम से कम 3 लेटर से मिलके बना हो, 3 अल्फाबेट से मिलके बना हो, या मैक्सिमम अलाउड है 12 के ऊपर अलाउड नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप नाम यहाँ पे दे रहे हैं वो 3 से 12 के बीच में ही उसके वर्ड्स यूज हुए हों। ठीक है, तो ये सारे आपको रूल्स वहाँ पे यूज करने हैं फॉर द नॉमेनक्लेचर पर्पस। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स जो आपको याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट मस्ट कंटेन द 2 वर्ड्स, मैग्नीफायर इंडिका, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था, 2 नाम से मिलके बना होगा। इफ यू आर यूजिंग द थर्ड वर्ड, इट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द साइंटिफिक नेम, जिन्होंने उसको प्रपोज किया था, जिन्होंने उसका नाम सजेस्ट किया था। ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक नेम होता है आपको उसको अंडरलाइन नहीं करना है। इफ समवन गिव द रॉन्ग नेम ऑफ द स्पीशीज और द ऑर्गेनिज्म, तो आपको उसका नाम ब्रैकेट में लिखना होता है, एंड जिन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया उस नाम को, उसके नाम आगे लिखना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। दूसरा ध्यान रखना है कि जो भी आप हैंड रिटन में लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे तो नॉर्मल इटैलिक फॉन्ट में हमें लिखना होता है साइंटिफिक नेम को, बट अगर आप हैंड रिटन में लिख रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नीफायर इंडिका को आपको अलग अलग सेपरेट लाइन से अंडरलाइन करना है। साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन नहीं करना, सॉरी, साइंटिस्ट के नेम को अंडरलाइन नहीं करना होता है। ठीक है, टॉटोनिम्स अलाउड है कहाँ पे? ICZN में, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, और नॉट अलाउड है कहाँ पे? ICBN में, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और जो भी आप यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो वर्ड्स क्या होंगे आपके 3 से कम ना हो और 12 से ज़्यादा अल्फाबेट्स के ना बने हो। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर द रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो टैक्सोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो टैक्सोनॉमी में हमने देखा था कि 3 यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं, द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, उसके बाद नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। तो हमने 2 तो यहाँ पे देख लिए। आइडेंटिफिकेशन का मीन क्या होता है वो हमने देख लिया, असाइन करना होता है करेक्ट प्लेस को, आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉपर्टीज़ को। नाम हमने देख लिया कि किस तरीके से हम उसको नाम दे रहे हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो उसको नाम प्रपोज करती हैं, अप्रूव करती हैं, ठीक है ना। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लासिफिकेशन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको आपको क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन का बेसिकली, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है? 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चंस हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों करें हम लोग और उसकी कैसे करें हम लोग और क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो पहला है जो क्वेश्चन है क्यों, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी, क्यों करना है। देखिए, अगर आप लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, व्हाट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज। अब ये डेटा इतना ह्यूज है कि उसको मेमोराइज रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आप किसी को कन्वीनियंट वे में मेमोराइज अगर रखना चाहते हैं एक बहुत बड़े डाटा को, तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू देयर सम कॉमन फीचर्स उसको एक जगह पर असेंबल करना होता है। मतलब इस पूरे 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज में जिसके एक जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसको आप उठा के एक ग्रुप में बना दीजिए और उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको सब मेंबर्स के नाम या उसकी प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप की प्रॉपर्टी को मेमोराइज रखना है, which is equivalent to the all the properties belong to that members। ठीक है,
तो मतलब ये हुआ कि ये ह्यूज डाटा को अगर आपको मेमोरी रखना, याद रखना है, तो आपको असेंबल करना पड़ेगा, विदाउट दैट काम नहीं चलेगा। तो आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो है क्या, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं इनटू देयर कैटेगरीज। जैसे मैं जो ग्रुप की बात कर रहा था बेसिकली, तो जो कैटेगरीज हम लोगों ने बना रखी हैं, दैट कैटेगरीज इज सिमिलर टू द ग्रुप्स, ठीक है। तो कैटेगरीज को हम लोग यहाँ पे देखना कि कैटेगरीज क्या है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस इन द टैक्सोनॉमी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि फिक्स हैं, ये तो होनी है इनके अंदर, ठीक है ना। द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अगर करते हैं, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ी प्रॉपर्टी से छोटी की तरफ को अगर हम जाते हैं, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे किंगडम, द फर्स्ट कैटेगरी। देन उसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन, ये हो गया सेकंड ऑब्लिगेट कैटेगरी। थर्ड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो थर्ड इज द क्लास, फोर्थ इज द ऑर्डर, फिफ्थ इज द फैमिली, सिक्स्थ इज द जीनस एंड द सेवेंथ वन इज द स्पीशीज, स्पीशीज नेम, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको अरेंज करें इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये मिलता है, ठीक है। दिस आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। द किंगडम इज अ कैटेगरी, यू हैव टू मेमोराइज इट। फाइलम इज अ कैटेगरी और डिवीजन इज अ कैटेगरी। वन मोर इंफॉर्मेशन, जो फाइलम है बेसिकली, द फाइलम इज यूज फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि जो फाइलम हम लोग यूज करते हैं बेसिकली इट इज फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन, और जो डिवीजन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन। जब हम प्लांट को क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, दोनों एक ही टर्म से बट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज करना होता है। डिवीजन इज फॉर द प्लांट एंड द फाइलम इज फॉर द एनिमल्स, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही कैटेगरीज हैं, एक ही लेवल की कैटेगरीज हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीशीज। आपको इस सीक्वेंस वाइज याद रखना है। तो जो किंगडम यहाँ पर होता है, दिस इज अ वेरी ह्यूज, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बेसिकली, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किंगडम्स के बारे में, कि R.H. विटेकर ने बेसिकली जो किंगडम्स हैं, पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। इन स्पीशीज में से इन्होंने क्या करा था, 5 किंगडम्स बनाए हैं। द वन इज बिलोंग टू द मोनेरा, second one is the protista, the third one is fungi, fourth one is plantae and the fifth one is animalia, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एनिमेलिया में एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एनिमल्स को रखा हुआ है। अब एनिमल्स कोई कम तो है नहीं, अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास जो डेटा है 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज, इसमें से एनिमल जो बिलोंग करते हैं इट इज 1.25 मिलियन, सबसे ज्यादा 1.7 to 1.8 में से 1.25 मिलियन जो है वो क्या है, आपके एनिमल्स हैं ऑन एन एवरेज। यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये आपका 12,50,000 स्पीशीज हो जाता है, ठीक है। 12,50,000 स्पीशीज, बहुत ही ह्यूज डेटा है ये, ठीक है ना। तो अगर हम देखें किंगडम, तो किंगडम में हमने क्या करा, जितने भी टाइप के एनिमल्स है सबको उठाकर, मतलब है कि किंगडम के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं, मिक्स हैं सारे एनिमल्स। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे उसके, लाइक जो भी एनिमेलिया होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे फॉर द फूड, ठीक है। जितने भी प्लांटी हैं, प्लांटी ऑलमोस्ट अबाउट वी हैव द 0.5 मिलियंस,
एंड वन इंफॉर्मेशन, इस प्लांटी में ही हमने क्या करा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सबको मिला दिया है इसी प्लांटी के अंदर, क्योंकि इनका नंबर थोड़ा सा कम होता है तो हमने इन सबको प्लांटी में इंक्लूड कर दिया। तो ये सब मिला के आपका बचता है 0.5 मिलियन ऑफ स्पीशीज, लगभग 50,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो किंगडम में क्या हो गया, बहुत वास्ट है। और जैसे जैसे हम इस ऑर्डर के थ्रू नीचे की तरफ को चलते चले जाते हैं, जो नीचे बचता है मेरे पास स्पीशीज नेम या स्पीशीज, यहाँ पे होता है सबसे छोटा यूनिट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है द स्मॉलेस्ट यूनिट इज स्पीशीज, जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें ना किंगडम के अंदर, तो कॉमन फीचर्स बहुत कम हो जाते हैं। जैसे एनिमेलिया में एक ही कॉमन फीचर है बेसिकली, देखे तो सारे के सारे हेट्रोवोड्स हैं, द वन कॉमन फीचर। बट अगर हम बात करें स्पीशीज में, तो स्पीशीज में क्या है, कॉमन फीचर्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें होमो सैपियंस का, तो होमो सैपियंस द स्पीशीज, तो जितने मेंबर्स आपके होमो सैपियंस के हैं, दे हैव द मैक्सिमम कॉमन फीचर्स। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर्स हैं और इसके पास सबसे कम कॉमन फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ना क्लासिफिकेशन का, बेसिकली दैट ऑर्डर इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट। जो भी ऑर्डर आप यहाँ फॉलो करें इनके अरेंजमेंट के लिए, तो जो हमारे पास 7 ऑब्लिगेट्स हैं, इस पैटर्न को कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची और क्लासिफिकेशन हायरार्ची। एंड ईच वन, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब को यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों ने। दे ऑल आर कॉल्ड कैटेगरी। ठीक है, दे ऑल आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड द कैटेगरीज। इसको हम लोग कैटेगरीज कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एंड जो पैटर्न हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची और क्लासिफिकेशन हायरार्ची। और सिंपल हम लोग इसे बोल सकते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक्स। द वन टर्म इज और सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एक जगह पे इसको बोल रहे हैं सिस्टमैटिक्स, एक जगह पे बोल रहे हैं हम इसको टैक्सोनॉमी। तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्या दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं? ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस में अगर हम देखें तो होमो सैपियंस द स्पीशीज नेम, होमो इज द जीनस नेम, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, क्लास इसका मैमेलिया, फाइलम यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज द कॉर्डेटा, एंड द किंगडम यहाँ पे हो गया एनिमेलिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो हुआ कैटेगरी, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरीज, कि इसका फाइलम और क्लास और तो हो कैटेगरीज। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक वन का, यहाँ पे जो ये है, तो दिस इज कॉल्ड द टैक्सा। ये टर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि टैक्सा क्या है, वो रैंक है,
किसकी रैंक? कैटेगरी के अंदर। कि जो हम होमो सैपियंस हैं, होमो सैपियंस में जो फाइलम है, तो हमारा जो फाइलम है वो क्या है? कॉर्डेटा है। तो कॉर्डेटा यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी इज द फाइलम, ठीक है। और जो कॉर्डेटा यहाँ पर, द कॉर्डेटा रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ द फाइलम एंड द रैंक इज हियर इज कॉल्ड द टैक्सा, ठीक है। और इसको हम एक और नाम देते हैं यहाँ पे, टैक्सॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, टैक्सा और टैक्सॉन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टैक्सा और टैक्सॉन एक ही चीज है, बट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में देखा जाता है। कैटेगरीज और टैक्सा में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कैटेगरीज इज द नॉर्मली, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है दीज आर द कैटेगरीज, बट कैटेगरीज के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे कैटेगराइज करने जा रहे हैं, उसका रैंक क्या है? कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, मतलब ये जो नाम आप इस साइड में देख रहे हैं ना, दिस ऑल आर बिलोंग टू द टैक्सा। ये सब के सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? टैक्सा को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये रैंक है इसका, दीज आर द रैंक, ठीक है। और जो कैटेगरीज है, ये जो हमारे पास है, किंगडम, क्लास, फैमिली, जीनस, दिस ऑल आर द कैटेगरीज। तो दिस इज बहुत ऐसे मिसनॉमस टर्म्स है, कैटेगरीज भी हम एक ही जगह पे यूज कर लेते हैं और टैक्सा भी यूज कर लेते हैं, बट एक क्वाइट डिमार्केटिंग एक लाइन है दोनों के बीच में कि टैक्सा क्या है, कैटेगरीज क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम, जैसे मैंने भी बोला था कि जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या हायरार्की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट हायरार्की इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और इसको सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक दोनों के दोनों लगभग एक ही टर्म्स है, दोनों का हम एक जगह यूज करते हैं, बट जो टैक्सोनॉमी है वो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से करना होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में क्या हो जाता है, बेसिकली सिस्टमैटिक में हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे होमो सैपियंस का, होमिनिडी, प्राइमेटा, मेमेलिया, तो हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है? अगर आप इस चीज को भी ध्यान में रख के उसको क्लासिफाई कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, उसको प्रॉपर पोजीशन असाइन अगर आप कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर पोजीशन जो हम लोग दे रहे हैं असाइन, जो हम उसे कर रहे हैं, तो अगर इसमें आप इवोल्यूशन को भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ, हमारे ऊपर जो है, जो ग्रुप हमने बना रखा है, इसमें जो मेंबर्स है, क्या हमारा इवोल्यूशन उससे हुआ है, फिर इनका किससे हुआ है, उससे ऊपर से हुआ है, यस। तो इस तरह धीरे धीरे जो इवोल्यूशन अगर आपको दिखाई अगर देता है, ठीक है ना, इफ यू आर सीइंग द इवोल्यूशन इन द कैटेगरीज और जो हमारे क्लासिफिकेशन है, इसमें इवोल्यूशन अगर दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक्स। हैव अ टैक्सोनॉमी ही, but taxonomy deal with the three things, but systematic deal with the systematic arrangement according to their evolutionary relationship। जैसे आप लोग कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, they are the chimpanzees, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला? जब हमने यहाँ पे प्लेस किया ना इस कैटेगरीज के अंदर, तो हमें दिखा कि यस दे आर ऑल्सो बिलोंग टू अस। और जब हमने वहाँ पे क्या करा, डीएनए मैपिंग करी, उनकी क्रोमोसोमल मैपिंग हुई, आरडीएनए देखा गया, तो हमने देखा कि यस हम लोग कहीं ना कहीं इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम कैटेगरीज, टैक्सा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स एंड द टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन क्या रहेगा आगे और किस तरीके से रहेगा। तो कल आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और आगे का टॉपिक देखेंगे फिर।